Good evening to all. In continuum mechanics, our next topic are second law of thermodynamics. In previous video, we discussed the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, या final form of energy equation, ये फाइंड आउट हुई थी अपनी du/dt इक्वल टू 1/ρ सिग्मा आई जे d/dt ei माइनस 1/ρ bi, प्लस c। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लेते हुए, कंसिडर करते हुए, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डेराइव करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किस पर बेस्ड था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? सिंपल क्या है ये? क्या कहता है कि कोई भी जो एनर्जी है उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी डज नॉट क्रिएट और डज नॉट डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर टू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कि एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन प्रूव किया था ये, ठीक है। उसमें ये टर्म सॉल्व किया था, सभी ने सॉल्यूशन ये कर लिया होगा। तो इसमें फाइनल फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आर इन दिस फॉर्म। अब इसी को लेते हुए यहाँ पर सभी टर्म्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, यू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। सिग्मा आई जे जो है वो स्ट्रेस टेंसर है, ई आई जे यूलेरियन लीनियर स्ट्रेन टेंसर, ठीक है। बी आई और सी ये दोनों डिस्क्राइब किए थे। बी आई हीट फ्लक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और सी जो था वो रेडिएटिव हीट था अपना, पर यूनिट मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स को डिस्क्राइब करोगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सभी, क्लियर होनी चाहिए क्या क्या टर्म्स हैं। d/dt ई आई जे, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? d/dt ई आई जे इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे, और एप्सिलॉन आई जे को क्या कहते हो? यूलेरियन रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर। तो ये सभी नोटेशंस लर्न होने चाहिए और इनको क्या क्या इनके नेम हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सबको प्रैक्टिस करोगे देन लर्न हो जाएंगे। तो यूलेरियन रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर की बात होगी, मीन्स एप्सिलॉन आई जे की बात हो रही है, और ई आई जे यूलेरियन स्ट्रेन टेंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के लिए सिग्मा आई जे, सबसे फर्स्ट इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे। वी एज्यूम सिग्मा आई जे इक्वल टू सिग्मा आई जे बार प्लस सिग्मा आई जे डबल बार। सिग्मा आई जे बार और सिग्मा आई जे डबल बार क्या कहोगे यहाँ पर? स्ट्रेस टेंसर इज द सम ऑफ कंजर्वेटिव स्ट्रेन टेंसर, कंजर्वेटिव स्ट्रेस टेंसर, और सिग्मा आई जे जो है ये डिसिपेटिव स्ट्रेस टेंसर। तो स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे को टू पार्ट्स में या टू पार्ट्स के सम के फॉर्म में डिवाइड करोगे, सिग्मा आई जे बार प्लस सिग्मा आई जे डबल बार। इसको तो क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव स्ट्रेस टेंसर, और ये डिसिपेटिव स्ट्रेस टेंसर। यहाँ पर ये न्यू वर्ड है डिसिपेटिव, डिसेप्शन भी इसको कह सकते हो, डिसेप्शन। जैसे डिसेप्शन क्या होता है? लोप होना, हिंदी में जैसे कहते हो विलुप्त होना, डिसेप्शन। इसको देखो किस तरह से थोड़ा सा समझ सकते हो, जैसे डिसेप्शन ऑफ एनर्जी है, डिसेप्शन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या है, जैसे एनर्जी के कई टाइप होते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एट्सेट्रा। तो एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि कुछ एनर्जी हमारे यूजफुल एनर्जी होती है, हमारे लिए यूजफुल एनर्जी, ठीक है। और कुछ
यूजलेस एनर्जी होती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में यदि अप्लाई हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस केस में यूजफुल एनर्जी और यूजलेस एनर्जी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये कहलाता है डिस्पेप्स यूजफुल एनर्जी। ठीक है, यूजफुल एनर्जी यूज आ गई हमारे, और उसके अलावा जो ऐसी एनर्जी है जिसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए सिस्टम में, तो ये जो मेथड है ये कहलाता है डिसेप्शन ऑफ एनर्जी। डिसेप्शन ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, जैसे बल्ब है। ठीक है, बल्ब से हमें लाइट मिल रही है। ठीक है, तो ये लाइट एनर्जी ये तो हमारे लिए यूजफुल है, लाइट मिल रही है हमको इससे। लेकिन ये बल्ब है, ये जल रहा है, तो इससे कुछ हीट भी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ आसपास बल्ब जो है गर्म रहता है, तो ये हीट एनर्जी है, ये हमारे लिए इसका कोई भी यूज नहीं होता, तो ये यूजलेस हो गई। हीट एनर्जी जो है वो तो यूजलेस हो गई, और लाइट एनर्जी जो उससे हमें लाइट मिल रही है वो हमारे लिए काम है, उस यूज आती है। ठीक है, तो ये तो यूजफुल एनर्जी हो गया, और हीट एनर्जी जो है वो उसका कोई भी यूज नहीं है हमारे लिए। तो ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है, इस केस में जो है एनर्जी का डिसेप्शन होगा, डिसिपेटिव एनर्जी कहलाएगी। तो इस तरह से इस वर्ड को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मीन्स सिग्मा आई जे इक्वल टू सिग्मा आई जे स्ट्रेस टेंसर को कंजर्वेटिव स्ट्रेस टेंसर और डिसिपेटिव स्ट्रेस टेंसर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे, सिग्मा आई जे की वैल्यू पुट करोगे, तो ये 2 पार्ट्स अपने पास ये टर्म्स आ जाएंगी, ये एज इट इज। अब नेक्स्ट लेट अस डिनोट -1/रो बी आई कोमा आई प्लस सी। इन दोनों टर्म्स को किससे डिनोट करेंगे, डी बी अपॉन डी टी। लेट अस डिनोट डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू -1/रो बी आई कोमा आई प्लस सी। इसको क्या कहोगे, डी बी अपॉन डी टी इज हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास पर यूनिट टाइम। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर इनको नेम वाइज डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डी स्मॉल बी आई तो क्या था, हीट फ्लक्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एस के अकॉर्डिंग डी एस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट लिया था, उसमें लिया था बी आई उसके अकॉर्डिंग। तो बी आई हीट फ्लक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सी बी द रेडिएटिव हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। तो यहाँ पर डी बी अपॉन डी टी हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास पर यूनिट टाइम। -1/रो बी आई कोमा आई प्लस सी इक्वेशन नंबर सेकंड में उसकी जगह क्या पुट कर दिया, डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क करोगे। अब ये जो टर्म है इसमें ये क्या कहलाता है, डिसिपेटिव स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, तो ये जो टर्म है 1/रो इंटू सिग्मा आई जे डबल बार इंटू डी बाई डी टी ई आई जे, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, एप्सिलॉन आई जे से। तो ये टर्म क्या कहलाता है, वर्क डन बाय डिसिपेटिव स्ट्रेस टेंसर। दिस टर्म इज नॉन एज वर्क डन बाय डिसिपेटिव स्ट्रेस टेंसर। अब यदि नेक्स्ट हम ये एज्यूम करें कि देयर इज़ नो डिसेप्शन ऑफ यूजफुल एनर्जी, देयर इज़ नो डिसेप्शन ऑफ यूजफुल एनर्जी, देन वर्क डन बाय डिसिपेटिव स्ट्रेस टेंसर वुड बी इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या फाइंड आउट, किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू 1/रो सिग्मा आई जे बार डी बाई डी टी ई आई जे प्लस डी बी अपॉन डी टी। अब देखो, ठीक है, नो डिसेप्शन होगा, इसके मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये इक्वेशन आ गई। लेकिन अब यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। वो उसमें यह है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी या हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसके लिए प्रोसेस कैसे होगा और क्या कब होगा और क्या होगा ये नहीं बताता, प्रोसेस की नीड नहीं होती उसमें। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है उसमें हमें किसी ना किसी प्रोसेस की नीड होती है। ठीक है, किसी ना किसी प्रोसेस का नीड होता है। प्रोसेस का नीड होता है मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस या इररिवर्सिबल
प्रोसेस, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को इन दोनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग डेराइव करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जैसे कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया और उसको छोड़ते हो तो वापस उसी पोजीशन में आ जाती है वो, ठीक है, मीन्स कोई भी काम कर रहे हो तो रिवर्स में भी जाके उसको देख सकते हो, रिवर्स में भी अपनी उसी रिवर्स के अकॉर्डिंग वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है। जैसे मोबाइल में वीडियोस बनाते हो, ठीक है, बैक करके भी उसको देख सकते हैं अपन, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कोई भी बैलून है, ठीक है, बैलून है, अब इसको पकड़ रखा है यहाँ से, इसको छोड़ दिया यहाँ से, तो हवा धीरे 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 निकल जाएगी, ठीक है, तो इसकी हवा निकल जाएगी, वापस बैलून को फुला सकते हो, ठीक है, वापस फुला सकते हो और फिर उसको छोड़ोगे तो उसकी हवा धीरे 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 निकलती जाएगी, मीन्स वो रिवर्स प्रोसेस में भी वर्क कर रहा है, ठीक है, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। लेकिन यदि यही बैलून है और इसको किसी पिन से इसको पिन इसमें लगाते हो तो फूट जाएगा ये, ठीक है, अब फूटने के बाद वापस से इसमें हवा नहीं भर सकते, ठीक है, तो ये पिन इसमें लगाने के बाद में फूट जाता है, तो वो अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को डिस्क्राइब करोगे। लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं इसको, कि नेचर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस किस तरह से कब और कैसे अप्लाई होगा। तो इसमें प्रोसेस की नीड होती है, फर्स्ट लॉ में प्रोसेस का नीड नहीं होता, उसमें सिंपल जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन इसमें अपना प्रोसेस होना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फिर इसको डिफाइन करेंगे dB/dt फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फर्स्ट केस लोगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस हीट टर्म पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया फॉर द एलिमेंट ऑफ द कंटिन्यूम आर, ये हो जाएगा dB/dt फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस प्लस ये टर्म एच इट इज और du/dt, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, dB/dt फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू du/dt माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म में लोगे तो dB ये dt तीनों कैंसिल हो गए और सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4th 5th और 6th ये हो गया। अब नेक्स्ट है अपना यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो क्या स्टेट करता है। देखो इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस लेकर डेराइव करेंगे, तब फिर यहाँ पर यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इन क्लासिकल थ्योरी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको लेंगे यहाँ पर। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या है अपना, इसमें वैल्यू फाइंड आउट होती है ds इक्वल टू dB फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन कैपिटल T। S स्पेसिफिक, S को क्या कहोगे यहाँ पर, S इज स्पेसिफिक एंट्रोपी पर यूनिट मास एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये तो टर्म्स हैं, एच इट इज लर्न करनी है, ठीक है। स्मॉल एस है, ds इक्वल टू dB अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ से T इंटू ds इक्वल टू dB फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो ds अपॉन dt इक्वल टू dB अपॉन dt रिवर्सिबल। तो dB अपॉन dt की वैल्यू किसके इक्वल फाइंड आउट हो गई, TdS अपॉन dt। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7th मार्क करोगे इसको। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये टर्म फाइंड आउट हो गया, इक्वेशन नंबर 7th। अब इसको यूज कर लो। तो इक्वेशन नंबर 7th का यूज कर लो इक्वेशन नंबर 6th में। तो लेफ्ट हैंड साइड ये था, तो इसकी जगह पुट करोगे TdS अपॉन dt, और ये किसके इक्वल है, dB अपॉन dt रिवर्सिबल।
ये राइट हैंड साइड एज इट इज। तो ये इक्वेशन जो है ये कंबाइन फॉर्म हो गया किस किस का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो विच इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इन कंटिन्यूम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये मेन इक्वेशन है जो अपने को लर्न करनी है। ठीक है, तो मेनली इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस था और इसके अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग है और ये टर्म अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये कंबाइन फॉर्म हो गया इन दोनों का।